नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी आगामी परीक्षा की जो 2025 में होने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ, साथ ही एचपीएससी और यूपीएससी की। तो यहाँ कुछ विशेष क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग नए हैं, आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं, लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो कि लाइव क्लास में चल रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार हर शाम को 6 बजे ये लाइव क्लास होती है, तो आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। यहाँ हम आज देख रहे हैं हिंदी नाटक के वन लाइनर, हिंदी निबंध के वन लाइनर हम देख चुके हैं। तो हिंदी नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हैं, जिससे आपकी पूरी यूनिट एक बारी को थोड़ा सा आप उसको कवर करने की कोशिश यहाँ की गई है। तो आप लोग ध्यान से इनको देख लीजिएगा। देखो, पहला जो प्रश्न है बहुत ज़रूरी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। ये जो साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ठीक है, तो वह साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ऐसा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। अगला है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाइए। किसकी पंक्ति है, किस नाटक की पंक्ति है? तो ये भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की नाटक की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु जी की प्रथम अनुदित नाटक का क्या नाम है? तो विद्या सुंदर जो है इसका सही उत्तर होगा। चौथा हमारा प्रश्न है यहाँ पर, भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतेंदु जी ने जो पद्य का प्रारंभ किया था वो ब्रज में किया था, और जो गद्य से ही खड़ी बोली का प्रारंभ एक तरीके से इन्होंने किया था। तो भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। गद्य में जो है किया गया है खड़ी बोली का, और पद्य में जो किया गया वो ब्रज का किया गया। तो अगर गद्य की भाषा पूछी गई तो खड़ी बोली, और पद्य की भाषा पूछी गई तो आपको ध्यान रखना है पद्य की जो भाषा प्रयोग की गई है वो की गई है ब्रज। ठीक है, इतनी चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? तो वो है श्री चंद्रावली। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? नील देवी नाटक में। अंधेर नगरी नाटक के कितने अंक हैं? और वो कि 6 अंक हैं। 6 के 6 अंकों के नाम आप लोग को याद रखने हैं। कोई भी अंक का नाम पूछ लिया जाता है, यही इसमें महत्वपूर्ण सवाल है जो वो इस अंक वाले उससे पात्र से मतलब अंकों के से प्रश्न जो है वो निकल करके आ जाता है। 10वां हमारा सवाल है, सबके सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटों पर मुखेटे, चेहरा सबका एक ही है। यह जो कथन है ये किसका है? ये सावित्री का कथन है। अंधेर नगरी के प्रथम, चतुर्थ और छठे दृश्य का नाम क्या है? तो बाह्य प्रांत जो है वो पहला इसका दृश्य है। चौथा दृश्य राजसभा, और जो छठा दृश्य है वो शमशान हमारा यहाँ पर है। 12वां हमारा प्रश्न है, शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का नाटक है उसी का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु के नाम से किया। 13वां प्रश्न है, हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी का ऐतिहासिक नाटककार कहा जाता है। जन्मजय का नाग यज्ञ किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी का ये प्रसिद्ध नाटक है। 15वां हमारा सवाल है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक में है, महत्वपूर्ण है ये। अगला हमारा 16वां सवाल है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो ये भी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि गीत किसने गाया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? तो इसमें 3 अंक हैं। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। देवी की जगह यहाँ पर दैव्य जीवन मतलब एक तरीके से दिया गया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक से है? तो यह ध्रुव स्वामिनी से लिया गया कथन है। पुरुषों ने स्त्रियों को पशु समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र के साथ है? तो ध्रुव स्वामिनी ने यह बात रामगुप्त से कही है। कुमारगुप्त कहाँ के सम्राट हैं? वो मगध के सम्राट हैं। देवसेना किसकी बहन है? देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। 22वां प्रश्न है, अंधायुग किस प्रकार का नाटक है? तो ये गीति नाट्य है, अंधायुग गीति नाट्य माना जाता है। अंधायुग नाटक का क्या उद्देश्य है? परमाणु युद्ध की विभीषिकाओं को प्रस्तुत करके शांति का संदेश देना। 24वां हमारा सवाल है, अंधायुग गीति नाट्य में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें 5 अंक हैं गाइस। आप लोगों को अंकों के नाम भी याद रखने हैं और अंक भी याद रखने हैं। अंधायुग नाटक किस पर आधारित है? महाभारत युग के अंतिम दिन पर आधारित है हमारा अंधायुग नाटक। यहाँ देखेंगे हम 26वां सवाल है, अश्वत्थामा गांधारी विदुर संजय किस नाटक के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर है अंधा युग। 27वां सवाल है हमारा, राक्षस का मंदिर
किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये प्रसिद्ध नाटक है। और सिंदूर की होली मिश्र जी का किस प्रकार का नाटक है? तो समस्या सामाजिक नाटक ये माना जाता है। सिंदूर की होली नाटक का केंद्रीय पात्र का नाम क्या है? तो चंद्रकला इस नाटक का केंद्रीय पात्र है। और चंद्रकला किससे अपने मांग में सिंदूर भरवाती है? वो रजनीकांत से अपने मांग में सिंदूर भरवाती है। 31वां सवाल है, चंद्रकला किस प्रकार की युवती इसमें दिखाई गई है नाटक में? तो चंद्रकला यहाँ पर आधुनिक विचारों वाली नारी स्वतंत्रता की पक्षधर दिखाई गई है। अगला सवाल है, छी उन्माद क्यों होगा, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। यह किसका संवाद है? यह चंद्रकला का मनोरमा से कहा गया संवाद है। मनोरमा जिसको वो अपना दोस्त मानती है। आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या क्या है? आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या है विघटन की प्रक्रिया का अंकन। 34वां सवाल है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक कालिदास और मल्लिका के प्रेम पर आधारित है? तो बहुत आसान सा सवाल है, आषाढ़ का एक दिन इसका सही उत्तर है। मोहन राकेश के किस नाटक में राग विराग श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभारा गया है? लहरों के राजहंस में नाटक में राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभारा गया है। मोहन राकेश के 3 नाटकों का सही क्रम अगर लिखने के लिए आ जाए तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, इस तरीके से इसका क्रम लगेगा। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, इसका सही क्रम हमें लगाने के लिए ध्यान से देखना होगा कि आषाढ़ का एक दिन यहाँ हमारा पहले नंबर पर आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर दूसरा हमारा लहरों का राजहंस, फिर तीसरा हमारा आधे अधूरे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्रम इसका बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये क्रम बनेगा। सावित्री जुनेजा किस नाटक के पात्र हैं? सावित्री और जुनेजा आधे अधूरे से अधिकांशतः सवाल पूछे जाते हैं इस नाटक से। तो आधे अधूरे नाटक का पात्र है सावित्री और जुनेजा। महेंद्र मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? तो महेंद्र भी आधे अधूरे नाटक का पात्र है। अंबिका और बिलोम किस नाटक के पात्र हैं? आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? उक्त संवाद किससे है? तो मल्लिका का अंबिका से, यानी अपनी माँ अंबिका से है। आषाढ़ का एक दिन से। 41वां सवाल है, हिंदी में पहला यथार्थवादी नाटक कौन सा है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ के अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता है? तो आषाढ़ का एक दिन यह यथार्थवादी नाटक है। 42वां हमारा प्रश्न है, नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन सुगठित यथार्थवादी नाटक है। यह जो कथन है ये किसका है? तो ये नेमीचंद जैन का कथन है। 43वां सवाल है, महाभोज नाटक में किस युवक की मौत होती है? तो बिसेसुर की, यानी जिसे हम बीसू के नाम से जानते हैं नाटक में। और यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, इस नाटक में मनु भंडारी ने सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ किस पक्ष का चित्रण किया है महाभोज में? तो राजनीतिक पक्ष का बहुत ही सटीक चित्रण यहाँ किया गया है, इसीलिए ये नाटक बहुत अधिक प्रचलित भी रहा। हीरा, बिंदेश्वरी प्रसाद, दा साहब, जोरावर, सदाशिव, दत्ता बाबू किस नाटक के पात्र हैं? तो ये सभी महाभोज नाटक के पात्र हैं। महाभोज नाटक कितने दृश्यों में बटा हुआ है? तो 9 दृश्यों में ये नाटक बटा हुआ है। मन्नू भंडारी का महाभोज उनके किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है? तो महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। जिस गांव से यह कथानक जुड़ा है उसका क्या नाम है? सरोहा गांव से ये कथानक जुड़ा हुआ है महाभोज का। त्रिशंकु किसका कहानी संग्रह है? तो ये भी मनु भंडारी का है। स्वर्ग की झलक किसका प्रसिद्ध नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। अंजू दीदी नाटक का मुख्य पात्र क्या है? क्या नाम है उसका? तो अंजलि इसका जो है नाम है अंजू दीदी नाटक के प्रमुख पात्र का। 52वां प्रश्न है हमारा, अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात वर्ग से है या अभिजात्य वर्ग से है? अभिजात कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन जो नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत हैं। ये जो कथन है यह किसका है अंजू दीदी के संबंध में? तो यह है कमलेश्वर का है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग को ध्यान रखना है। अंजू दीदी किस प्रकार का नाटक है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। कई बार नाटक में ये चीज़ भी पूछी जाती है, किस प्रकार का नाटक है? मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। कई बार ये चीज़ निबंध में भी पूछी जाती है कि ये सैद्धांतिक निबंध है, ये विश्लेषणात्मक निबंध है, कैसा निबंध है, तो पूछ लिया जाता है, शैली पूछ ली जाती है नाटक की। ऐसे ही यहाँ पूछा गया है अंजू दीदी नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। नेक्स्ट हमारा 54वां सवाल है, हमारे नाना जी कहा करते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, उक्त कथन नाटक में किसका है? तो ये अंजू दीदी का है। 55वां प्रश्न है, इंद्र नारायण नीरज श्रीपत किस नाटक के पात्र है? तो अंजू दीदी नाटक के पात्र है। यहाँ आप लोग का एक रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा प्रश्नों से
अंजू दीदी नाटक में कौन जहर खाकर के आत्महत्या कर लेता है? तो अंजू दीदी। 57वां प्रश्न है, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले, अंजू मैं तुम्हें क्या कहूँ? उक्त संवाद किसका है? तो ये इंद्र नारायण का है। अंजू की मृत्यु के बाद वकील से जज बन जाता है और तब ये कथन वो मतलब अपने आप से बोलता है। अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे में निकाल करके आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, एक प्याली काफ़ी और अजायब घर किसकी प्रसिद्ध एकांकी हैं? क्योंकि ये सभी एकांकी और जितने भी दशरूपक हैं, मतलब नाटक के दशरूपक के अंतर्गत एकांकी भी आती है, इसलिए सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं नाटक के अंतर्गत। तो एक प्याली कॉफ़ी और अजायब घर शंकर शेष की एकांकी है। रत्नगर्भा किस विधा की रचना है? तो ये शंकर शेष का नाटक है रत्नगर्भा, और काफ़ी प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तिल का ताड़ और कालजयी किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? तो ये भी शंकर शेष के नाटक हैं। अरविंद शंकर शेष के किस नाटक का पात्र है? तो एक और द्रोणाचार्य का यह पात्र है। एक और द्रोणाचार्य नाटक में आज के शिक्षक की तुलना किससे की गई है? द्रोणाचार्य से की गई है। व्यक्ति और उसकी कृति में रक्त का संबंध होता है, अतएव एक का विश्लेषण दूसरे के साथ किए बिना असंभव है, यानी साथ लिए बिना असंभव है। यह जो कथन है किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। बकरी किस विधा की रचना है? तो बकरी एक नाटक विधा की रचना है। बकरी मूलतः किस प्रकार का नाटक है? तो राजनीतिक व्यंग्य नाटक इसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने बोला, पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का नाटक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मनोवैज्ञानिक है, कौन सा राजनीतिक है, कौन सा राजनीतिक व्यंग्य नाटक है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक का प्रारंभ किनके संवाद से होता है? तो नट नटी के संवाद से इस नाटक का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इस नाटक की नाट्य संरचना शिल्प में लोक नाट्य की शैली से अपनाई गई है, लेकिन यह उधार ली हुई नहीं, हमारी अपनी ज़मीन की उपज है। पारंपरिक नौटंकी की शैली में लिखा गया यह नाटक अपने सहज दृश्यबंध और मंच शिल्प के कारण गांव और शहर हर जगह के आम आदमी के लिए एक सहज सुलभ नाट्य प्रस्तुति होगी। ये जो कथन है किसका है? तो श्री नारायण का कथन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आज गांधी जी और गांधीवाद के नाम पर हर एक का रोजगार चमक रहा है, उसकी समाधि पर एक फूल चढ़ाकर सब अपने फूलों की सेज सजाते रहे हैं, कथन किस नाटक का है? तो ये बकरी नाटक का ही कथन है। डकैत प्रवृत्ति के तीनों युवकों का इस नाटक में क्या क्या नाम होता है? आप लोगों को नाम पूछे जा सकते हैं, कोई अन्य नाम दिया जा सकता है, और आपको वहाँ क्रम लगाने के लिए दिया जा सकता है कि कौन इनमें से है और कौन नहीं है। तो यहाँ नाम याद रखने हैं, दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर। बकरी नाटक कितने अंकों में विभक्त है? केवल 2 अंकों में ये नाटक विभक्त है। कौन चुनाव लड़कर मंत्री बनना चाहता है? यहाँ तो कर्मवीर जो है वो चुनाव लड़कर के मंत्री बनना चाहता है। जिसकी बकरी चुराई गई थी उस स्त्री का क्या नाम है? तो बिपती उसका नाम है। बकरी को किसका वंशज घोषित किया जाता है? तो बकरी को यहाँ पर गांधी जी का वंशज घोषित किया जाता है। और शतरंज की मोहरें द ब्रेकन ब्रिज किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है हबीब तनवीर के। और टुक हिरसो हवा, यानी लालच को छोड़ो मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? तो ये आगरा बाजार से लिया गया है, जो कि हबीब तनवीर का प्रसिद्ध नाटक है। आगरा बाजार का प्रथम मंचन किस सन में हुआ? 1954 में इसका पहला मंचन हुआ था। तो ये हमारे नाटक के कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वन लाइनर है, इसी तरीके से वन लाइनर भी आप लोगों को मैं देती रहूँगी। साथ ही कुछ कंसेप्ट से रिलेट जो प्रश्न होंगे बहुत बेहतरीन होंगे, या जो कंसेप्ट होगा जो आप लोगों को क्लियर नहीं लग रहा, वो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के उसी कंसेप्ट पर जो आप लोगों का क्लियर नहीं है उसी पर फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ फ़िलहाल वन लाइनर है हिंदी निबंध के, और जल्दी ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ तो हम प्रैक्टिस सेट के लिए मिलते ही हैं शाम 6 से 7, सोमवार से शुक्रवार। बाय बाय ऑल।